तो इस टॉपिक में जो इस तरह के सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, उस तरह के 3 एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं जो हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो जो वर्ड प्रॉब्लम्स आपको आएंगे उसमें जनरली वो एज से रिलेटेड होंगे या डिस्टेंस से रिलेटेड होंगे और आपका उसमें फोकस ये होना चाहिए कि आप हमेशा वर्ड प्रॉब्लम्स थोड़ा लंबा फ्रेम हुआ रहेगा, तो आप यही कोशिश करें कि वर्ड प्रॉब्लम्स को ट्रांसलेट करें आप मैथमेटिकल इक्वेशन में, जिसमें आप वेरिएबल्स को मानते चले जाएं। मान लीजिए एज का है तो लेट एज ऑफ जो भी आपका कैरेक्टर उसमें होगा इक्वल टू एक्स या वाई। तो आप उसमें जितने भी इंफॉर्मेशन है आप उसको ट्रांसलेट करते जाएं मैथमेटिक्स में और देखें कि क्या पॉसिबिलिटी है कि आप उसको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में या हो सकता है कोई और स्पेशल केस में वो कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सवाल। राम इज 3 years older than his friend श्याम। Ram father Dharam is twice as old as Ram and Shyam is twice as old as his sister Neha. Also Dharam is 30 years older than Neha. तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एक लंबा वर्ड प्रॉब्लम है जहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं वो 4 हैं, राम, श्याम, धर्म, नेहा, और आपको सबका एज निकालना है। तो आप सोचेंगे ये सबका एज निकालना है, ये तो 4 वेरिएबल हो गया, हमने तो सिर्फ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा है। तो यहाँ 4 वेरिएबल हो गया, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन के यूज से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। तो और इस लेवल पे आपको इस तरह के सवाल होंगे जो रिड्यूस किए जा सकते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जैसा मैंने कहा, पहला आपका स्टेप होगा जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको आप मैथमेटिकली ट्रांसलेट कर लें। तो लेट राम्स एज बी आर। आप यहाँ एक्स वाई भी मान सकते हैं, यहाँ मैंने आर इसलिए लिखा जैसे आपको क्लैरिटी रहे कि आप जहाँ आर लिख रहे हैं तो वो राम का एज है। आप इसको एक्स वाई जेड एम भी लिख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, ट्रैक रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा किसका एज है। और आप इसको ये नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, ये सही है। तो लेट राम्स एज बी आर, लेट श्याम्स एज बी एस। तब हमारे पास जो पहला इंफॉर्मेशन है वो कह रहा है राम इज 3 years older than श्याम। तो उसी को मैंने यहाँ इक्वेशन 1 के तरीके से लिखा है, राम माइनस श्याम इज इक्वल टू 3 years। राम इज 3 years older than श्याम, मतलब राम इज इक्वल टू 3 प्लस एज ऑफ श्याम। तो इसको मैं माइनस करके ऐसे लिख देता हूँ, राम्स एज माइनस श्याम्स एज इज इक्वल टू 3। अब दूसरा हमारा जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो है राम्स फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज राम। सो जो धर्म का एज है उनका एज है ट्वाइस एज ओल्ड एज राम। जो सेकेंड लाइन में इंफॉर्मेशन है उसको हमने मैथमेटिकली यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया, रिड्यूस कर लिया। धर्म इज ट्वाइस द एज ऑफ राम, ये सेकेंड लाइन हो गया। थर्ड लाइन है श्याम इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर नेहा। तो श्याम इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर नेहा, वही चीज़ मैंने यहाँ पे मैथमेटिकली लिख दिया। और लास्ट इंफॉर्मेशन है धर्म इज 30 years older टू नेहा। तो धर्म इज इक्वल टू 30 प्लस नेहा, 30 साल बड़ा है, मतलब जो उस वक्त नेहा का एज होगा उसमें 30 साल जोड़ दें तो धर्म का एज आ जाएगा। तो धर्म माइनस नेहा इज इक्वल टू 30। तो अब हमारे पास इतने इन्फॉर्मेशन हो गए जो 1 लुक में लग रहा है कि ये 4 वेरिएबल्स हैं, लेकिन इसे रिड्यूस किया सकता है। तो जो भी हम जो कंसेप्चुअल चीज़ है यहाँ पे बस यही है कि आपको कैसे इस इक्वेशन को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में आपको रिड्यूस करना है। तो पहला इक्वेशन हमारा क्लियर है यहाँ पे, r माइनस एस इज इक्वल टू 3, इसको मैं पहला बोल रहा हूँ। अब आप 4th इक्वेशन को देखें, d माइनस एन इज इक्वल टू 30, और जहाँ पे d r के टर्म्स में है और n को हम लोग s के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो जैसे ही d को मैं r के टर्म्स में लिखूंगा और n को s के टर्म्स में, तो हमारा अगेन ये एक्सप्रेशन हो जाएगा r और s के बीच में। तो दैट इज हमें एक दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था। तो हमारा एक दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा r और s में, जिसको हम 1 के साथ यूज करके अपना सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो देखते हैं, d माइनस एन इज इक्वल टू 30 यूजिंग 1 in 4। 1 क्या है हमारा, सॉरी, यूजिंग 2 in 4, 2 है हमारा। धर्म इज इक्वल टू 2r, 2r माइनस एन इज इक्वल टू 30। अब हम क्या करेंगे, n को रिप्लेस करेंगे s के टर्म्स में, n इज इक्वल टू s बाई 2 यूजिंग 3
इन अबव, ये हमारा हो जाएगा 2r माइनस एस बाई टू इज इक्वल टू 30। अब इसे हम इक्वेशन 5 का नाम देते हैं। अब आप देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं अपने मेथड से, जो है सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम यहाँ पे चूंकि एक सिंपल कोफिशिएंट्स r के सिंपल हैं, हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। उसके लिए मुझे इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। मल्टीप्लाइंग 1 by 2, इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ। 2r माइनस 2s इज इक्वल टू 6, और ये है हमारा 2r माइनस s बाई टू इज इक्वल टू 30। अगर आप इसमें से किसी एक को दूसरे को माइनस करें, सब्ट्रैक्टिंग, वन फ्रॉम 5, आर कट जाएगा हमारा, 2s माइनस एस बाई टू, ये हमारा हो जाएगा 3 बाई 2s इज इक्वल टू 24। देयरफॉर s इज इक्वल टू 3, ये 8 हो जाएगा, 8 इंटू 2 16। तो हमारा s आ गया 16, दैट इज s क्या था हमारा, एज ऑफ श्याम। हमारा एज ऑफ श्याम आ गया 16 ईयर्स। अब आप इक्वेशंस यूज करके आप स्ट्रेट अवे सारे फॉर्म आप एजेस आपको मिल जाएंगे। श्याम का एज है 16, तो नेहा का एज क्या हो जाएगा 16 बाई 2। तो आप लिखते जाएं फ्रॉम 1, फ्रॉम 3, नेहा इज इक्वल टू 16 बाई 2 इज इक्वल टू 8 ईयर्स। ऐसे इक्वेशन 1 यूज करेंगे, हमारा है r माइनस एस इज इक्वल टू 3, देयरफॉर r इज इक्वल टू 3 प्लस s है हमारा 16, तो r हो गया 19 ईयर्स। जब r हो गया 19 ईयर्स, तो हमारा इक्वेशन 2 से ये पता है धर्म का एज क्या हो जाएगा, धर्म इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू 38 ईयर्स। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बस आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ये यूज़ करना है। आप जितने इंफॉर्मेशन जो आपको वर्ड्स में दिए हुए हैं उसको आप मैथमेटिकली रिड्यूस कर लें, और रिड्यूस करने के बाद हो सकता है कि फर्स्ट साइड पे आपको लगे नहीं इसमें 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, तो आप ध्यान से देखें, आपको ऐसे ही सवाल आएंगे अभी जिससे आप रिड्यूस कर सकते होंगे, चाहे तो 2 वेरिएबल में या इवन 1 वेरिएबल में भी। और जब वो रिड्यूस कर लेंगे आप, तो आप उसे सॉल्व कर लें किसी भी मेथड से। अगर आपको सवाल दिया हुआ होगा, मान लीजिए बोला जाएगा कि इसे आप ग्राफिकली सॉल्व करें, तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए आप जब इस स्टेज पे पहुंच गए जहां आपको पहला इक्वेशन और ये 5वां इक्वेशन आ चुका है, जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो आप इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। और ये ग्राफ बनाने के लिए क्या तरीका है हम लोग पहले देख चुके हैं, वैसे एक सवाल हम लोग और आगे कर लेंगे। और हमेशा आंसर्स में यूनिट जरूर लिखें। यहाँ पे ईयर्स पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप ईयर्स जो भी है, ये एक आपके आंसर को कंप्लीट करेगा, तो ऑलवेज यूनिट यूज करें आप। तो ये हमारा हो गया पहला सवाल, पहला वर्ड प्रॉब्लम जो एज से रिलेटेड है। अब हम एक और सवाल करेंगे। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल भी वर्ड प्रॉब्लम है, और ये करेंसी से रिलेटेड है। सेम वर्ड प्रॉब्लम है, इसको भी आपको मैथमेटिकली रिड्यूस करना होगा अपने एक्सप्रेशंस में। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सवाल है, वन सेज, मतलब कोई भी एक लड़का है जो दूसरे से बोल रहा है कि गिव मी 100 रुपीज़, तुम मुझे 100 रुपये दो, एंड आई शैल बी ट्वाइस एज रिच एज यू। वो बोल रहा है कि अगर तुम मुझे 100 रुपये देते हो तो मेरे पास दुगना पैसा हो जाएगा जितना तुम्हारे पास होगा देने के बाद। तो जो दूसरा वाला लड़का है वो बोलता है गिव मी 2 एंड आई शैल बी 6। मान लीजिए यहाँ पे एक गिव मी 10, गिव मी 10 एंड आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। तो अब यह हमारे पास 2 कंडीशन हो गया। एक लड़का बोल रहा है, मान लीजिए लेट वन बॉय
had X rupees and let other boy had Y rupees। तो ये हमारा इनिशियल कंडीशन हो गया, जहाँ जो पहला वाला लड़का है उसके पास X रुपीज़ है और दूसरे वाले के पास Y रुपीज़ है। तो जब पहला वाला लड़का ये बोल रहा है यू गिव मी 100, मतलब वो Y से बोल रहा है कि तुम मुझे 100 दो। तो जब Y 100 दे देगा X को, तो X के पास कितने रुपए हो जाएंगे? X प्लस 100। और Y के पास कितने रुपए रह जाएंगे? Y माइनस 100। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है उससे क्या बोल रहा है कि गिव मी 100 एंड आई शैल बी ट्वाइस एज रिच एज यू। इसका मतलब Y के पास जो उस वक्त पैसे बच रहे हैं उसको अगर मैं दुगना करूं तब वो X के बराबर हो जाएगा, क्योंकि X यही चीज़ बोल रहा है। X इसको देख, X बोल रहा है Y तुम मुझे 100 रुपये दो, तो मेरे पास इतने हो गए, और तुम्हारे पास जितने बच रहे हैं वो अमाउंट जो होगा वो मेरे से आधा होगा या मेरे पास तुमसे दुगना होगा। तो इस इंफॉर्मेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। इसमें दूसरा लड़का बोलता है कि गिव मी 10 एंड आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। मतलब Y बोल रहा है मुझे 10 दो, यानी कि Y के पास फाइनल हो जाएगा Y प्लस 10, और X के पास कितना बच जाएगा? X के पास X प्लस 10 हो जाएगा, X माइनस 10 सॉरी, क्योंकि X ने 10 रुपये दिए। और इस स्थिति में जब X उसे 10 रुपये देगा तो Y के पास 6 टाइम्स हो जाएंगे X के, मतलब 6। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का फॉर्म आ गया है, जिसे आप अपने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा आपको सवाल गिवन होगा इसे आप हो सकता है, चूँकि यहाँ पे ये नंबर्स बड़े हैं, 100 हैं, तो ये सवाल आपको ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन आप इसको बाकी किसी मेथड से यूज़ कर सकते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन हो गया। उसके लिए आप से इसको रिड्यूस कर लें। x प्लस 100 इजकल टू 2y माइनस 200, x माइनस 2y इजकल टू माइनस 200। और सिमिलरली ये इक्वेशन भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। y प्लस 10 इजकल टू 6x माइनस 60, y 6x माइनस y इज इक्वल टू 70। ये हमारा आ गया, मान लीजिए, दूसरा इक्वेशन। और ये तीसरा, इसको मैं नाम दे देता हूँ, पहले एक को रिड्यूस करके आया, और ये आ गया हमारा 6x माइनस वाई इजकल टू 70, और ये हो गया हमारा 2y माइनस x इजकल टू 300। अब यहाँ पे 2y है, यहाँ y है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ हमारा 2y हो जाएगा, ये हमारा 2y प्लस में है। तो इसको आप इसको मल्टीप्लाइंग बाई 2, x माइनस 2y इजकल टू 140, और ये हो जाएगा हमारा 2y माइनस x इजकल टू 300। इसको यहाँ पे एलिमिनेट हो गया 2y 11x इज इक्वल टू 440। तो x का हमारा अमाउंट आ गया 40। 11x 440, x 40 आ गया, x 40 आ गया। आप इसमें रखेंगे, आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स को आपको मैथमेटिकली ट्रांसलेट करना है, और ट्रांसलेट करने के बाद देखना है कि क्या वो अभी जो इनिशियल इक्वेशन बना वो 2 वेरिएबल में ही है। अगर 2 वेरिएबल में है तो वेल एंड गुड, आप सीधे उसको किसी भी मेथड लगा के सॉल्व कर लें। अगर आपको ग्राफिकल बोल रहा है, आप ग्राफिकल चार्ट पेपर लें, चार्ट पेपर से सॉल्व करें। ग्राफिकल नहीं दे रहा है तो आप एल्जेब्रिकली उसे सॉल्व करने का 3 तरीका है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों जनरली बहुत ही आसान मेथड है। उसमें से एलिमिनेशन आपका सबसे लीस्ट टाइम टेकिंग मेथड है, तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें और आपको सॉल्व आ जाएगा। जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में भी बोला, हमेशा यूनिट्स लिखें, तो इसको यहाँ पे लिख दें आप कि फाइनल आंसर जो आपका होगा कि हाँ, वन बॉय हैड इनिशियली 40 रुपीज़, द अदर बॉय हैड वट एवर वैल्यू यू विल गेट फ्रॉम हियर। तो इस तरह को हमेशा आप यूनिट्स ज़रूर लिखें। तो ये था हमारा 2 वर्ड प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम हम देखते हैं जिसमें आपको स्ट्रेट अवे ये सवाल में बोल दिया जाएगा
कि आप उसे ग्राफिकल तरीके से सॉल्व करें। तो ग्राफिकल तरीके से सॉल्व करना हम लोग पहले देख चुके हैं डिटेल में, लेकिन ये एक समअप करने के पहले मैं ये प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ। अब देखते हैं सवाल क्या है। जो भी आपका ग्राफिकल सॉल्व करने का तरीका जो प्रॉब्लम होगा वो बहुत ही जो नंबर्स होंगे आपके वो सिंपल होंगे ताकि आप उसको प्लॉट कर पाएँ आसानी से। तो ये सवाल है, देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। सपोज अब देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इफ गर्ल्स आउट नंबर बॉयज बाई 4। इस लाइन का क्या मतलब है? आउट नंबर मतलब जो लड़कियां हैं वो लड़के से 4 ज़्यादा हैं, इतना ही मतलब है इसका। देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, सॉल्व ग्राफिकली। ये आपको सवाल में मान लीजिए मेंशन है। तो देखते हैं, पहले जो हमारा वेरिएबल है जिसे हमें खोजना है वो लिख लेते हैं हम लोग। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू y, let number of boys is equal to x। ये हमने क्लास में मान लिया। अब हम जब से वेरिएबल मान लिया, अब हमारा काम होता है जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको मैथमेटिकली रिड्यूस ट्रांसलेट करने का। तो पहला जो कंडीशन है, देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास मतलब नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 10, वेयर नंबर ऑफ बॉयज इज x, नंबर ऑफ गर्ल्स इज y, देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल टू 10। ये हमारा पहला आ गया। और दूसरा दे रहा है कि गर्ल्स आउट नंबर बॉयज बाई 4, मतलब लड़कियां जो हैं वो लड़कों से 4 ज़्यादा हैं, मतलब y इज इक्वल टू x प्लस 4 और y माइनस x इज इक्वल टू 4। अब ये हमारे पास आ गया दो इक्वेशंस। ये दोनों इक्वेशंस आपको पता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, और जो इक्वेशन होता है वो एक्स वाई एक्सिस में एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है जिसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ पे ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली जब सॉल्व करना होगा तो आप चार्ट पेपर लेंगे, आपको चार्ट पेपर दिया रहेगा जिसमें ग्रिड लाइंस बने होंगे। यहाँ पे एक सिंपल मैं ग्रिड लाइन रफ में बनाता हूँ, इक्वली डिस्टेंस यूनिट्स पे, एक एक यूनिट में मैंने मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिमिलरली इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब ड्रॉ करने का क्या तरीका है? आप पहला एक इक्वेशन ले लें, इसमें है x y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। इसके लिए आप एक ब्लॉक बना लें। आपको सिर्फ दो वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, दो वैल्यू आप निकाल लेंगे, दोनों को प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, वही इक्वेशन का लाइन होगा। ये x हो गया हमारा, ये हमारा 10 माइनस एक्स हो गया जो y है हमारा। अब एक वैल्यू मानते हैं, हम हमेशा ऐसा वैल्यू मान करेंगे रखेंगे यहाँ पे जिससे हमें कैलकुलेशन में आसान हो। अब मान लीजिए हमने x इज इक्वल टू 5 रखा, तो सीधे 10 माइनस एक्स भी 5 हो गया। तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया जो इस लाइन पे लाई करता होगा। दूसरा एक और रखते हैं, मान लीजिए x इज इक्वल टू 3 रखते हैं, तो 10 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे y इज इक्वल टू 10 माइनस 3 से इज इक्वल टू ये 7 हो गया। अब इस पॉइंट्स को आपको यहाँ प्लॉट करना है। तो जो जिस पॉइंट प्लॉट करने का तरीका क्या था, हम x एक्सिस जो x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट है उन दोनों को आपको देखना होगा। x कोऑर्डिनेट 5 है, y कोऑर्डिनेट 5 है। तो आप यहाँ पे आए, x कोऑर्डिनेट 5 है, इससे आप परपेंडिकुलर लाइन आपको एक्चुअली ग्राफ पेपर में ग्रिड लाइन जाते हुए दिखेंगे। 5 जो x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली y का वैल्यू भी 5 है, तो y के वैल्यू भी 5 आ गए। ये हमारा पॉइंट हो गया 5 5। ये पॉइंट। एक दूसरा पॉइंट जो प्लॉट करना है हमें वो है x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 7। x इक्वल टू 3 से हम ऊपर गए, आपको ग्रिड लाइंस पे लाइंस दिखते रहेंगे। y इक्वल टू 7 पे आप लाइन स्केल रखेंगे, उसको सामने ले जाएंगे। आप इसके लिए जो लाइट पेंसिल्स है वो यूज़ करेंगे। लाइट पेंसिल से आप उस पर ग्राफ पेपर पे परपेंडिकुलर इसके पतला लाइन खींचेंगे और जहाँ वो इंटरसेक्ट करेंगे वो उसको आपका पॉइंट हो जाएगा। उसको आप थोड़ा डार्क से पॉइंट्स
पेंसिल से, सॉरी, आप उसको मार्क कर लें। ये हमारा पॉइंट हो गया 3, 7। तो ये हमारा 2 पॉइंट हो गया, और 2 पॉइंट को आप फिर स्केल रखें। स्केल रखने के बाद उसे ड्रॉ कर लें। ये निकल जाएगा। ये यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 10 आ रहा है। एक चीज़ और आप देख लें कि जब आप ड्रॉ कर रहे हैं तो बेटर होगा कि आप x और y कोऑर्डिनेट पे सही जा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे मैंने रफ बनाया है, इसलिए यहाँ पे ऐसे ये क्रॉस कर रहा है। एक्चुअली ये यहाँ पे 10 से क्रॉस करेगा। आप जब ग्रिड पेपर में बनाएंगे तो ये मुझे कैसे पता कि ये 10 से क्रॉस करेगा? अगेन आप यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं x इक्वल टू 0 रखूँ, जो y एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स, y एक्सिस पे हमेशा x इक्वल टू 0 होता है, तो y इक्वल टू 10 हो जाएगा हमारा। तो ये जो क्रॉसिंग पॉइंट है वो हमारा ये होगा। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया इस लाइन का, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है। सिमिलरली अब हमें दूसरा बनाना होगा, दूसरे लाइन का इक्वेशन, दूसरे। तो ये हमारा दूसरा है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 है हमारा। इसके लिए भी एक ऐसा आप ब्लॉक बना लें जिसमें आपको दिखेगा क्लियरली। x हो गया, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 हो गया। x का एक वैल्यू रखें आप, से x का वैल्यू मैंने 2 रखा तो y का वैल्यू 6 आ गया। x का वैल्यू 1 रखा, x का वैल्यू 3 रखा मान लीजिए, y का वैल्यू 7 आ गया। 2 पॉइंट्स आपको फिर प्लॉट करने हैं। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 6। x इक्वल टू 2 मेरा यहाँ है, y इक्वल टू 6 कुछ यहाँ है। ये हमारा एक पॉइंट हो जाएगा। और दूसरा है x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 7। x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 7। ये है मेरा एक पॉइंट। ये 2 पॉइंट हो गए जो मेरे इस लाइन पे लाई करते हैं। अगेन इसको ड्रॉ करने के लिए मैं ड्रॉ करूँगा, कुछ इस तरह का लाइन आएगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं कंफर्म यहाँ पे जो y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है उसको सही ड्रॉ करूँ। सही ड्रॉ करने के लिए x इक्वल टू 0 रखूँगा, y इक्वल टू 4 है, मीन्स यहाँ से क्रॉस करेगा। तो ये मेरा दूसरा लाइन हो गया, जो कि है y माइनस एक्स इक्वल टू 4। ये मेरा ये लाइन हो गया। तो अब आप इसे सॉल्व करना था। सॉल्व करने का मतलब होता है जहाँ पे आपके दोनों लाइंस जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो जो पॉइंट आपको यहाँ क्लियरली आपके ग्राफ पेपर पे दिख जाएगा। वो एक्चुअली पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 7। x इक्वल टू 3 मीन्स नंबर ऑफ बॉयज़ जो है हमारा वो 3 हो गया, और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 7 हो गए। ग्राफिकली जब आप सॉल्व करें तो आप इसको अलग से आप रफ में भी सॉल्व करके देख सकते हैं कि आपका आंसर सही आया है या नहीं। 1 और 2 इक्वेशन को आप सीधे देखें, मैं सीधे एलिमिनेट करके इसे सॉल्व किया जा सकता है। 1 और 2 को अगर मैं ऐड कर दूं तो हमारा हो जाएगा x कट जाएगा, 2y इक्वल टू 14, y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7। जब y इक्वल टू 7 है तो x इक्वल टू आप यहाँ रख दें, y इक्वल टू 7, x इक्वल टू 3, जो कि हमारा ग्राफ से भी वही आ रहा है। तो एक दूसरे को वैलिडेट करने का एक तरह का तरीका है। आप ग्राफिकली बना चुके हैं तो आप उसको अलजेब्रिकली वैलिडेट कर सकते हैं। आप अलजेब्रिकली बना चुके हैं तो आप उसको ग्राफिकली वैलिडेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक और इस तरह का प्रॉब्लम जो आपको आ सकता है, जिसमें हमने ग्राफिकली मेथड से इसको सॉल्व किया है। और तो बेसिकली ये 3 सवाल हैं जिससे रिलेटेड आपको इस चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे। और एक इसको चैप्टर को क्लोज करने के पहले एक टीज़र मैं कहूँगा इसको, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल नहीं है, सिंपली इसको रिड्यूस किया जा सकता है, लेकिन देखते हैं कि मैथ्स में कितना ज़रूरी होता है कि आप राइट इन्फॉर्मेशन पे फोकस करें और देख सकें क्या कुछ ऑल्टरनेटिव तरीका है कि नहीं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और इसी ऑल्टरनेटिव तरीके का एक मेथड है ग्राफिकली। तो एक मान लीजिए एक सवाल है, आपको डिस्टेंस के सवाल इधर भी रहेंगे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में। मान लीजिए 2 पॉइंट हैं, 2 स्टेशंस हैं A और B। इन दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस है कुछ 800 मीटर। इधर से एक ट्रेन चल रहा है कांस्टेंट स्पीड पे 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। इधर से भी एक ट्रेन चल रहा है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। और जैसे ये स्टेशन ए पे है, मानते हैं कि ये वाला जो इंजन है, यहाँ पे जो ट्रेन है,
यहाँ से एक मधुमक्खी उड़ती है, एक मधुमक्खी हम लोग ने कोऑर्डिनेट में पढ़ा था, ये भी वैसे ही है कुछ, ये मान लीजिए ये यहाँ पे उड़ती है यहाँ से, और इसका स्पीड दिया हुआ है कुछ 80 मीटर पर सेकेंड। इसको मैं डिस्टेंस थोड़ा और बढ़ा देता हूँ 8000। अब यहाँ पे एक मधुमक्खी है वो 80 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उठती है यहाँ से, जो इस वाले ट्रेन के इंजन से। और अब आप इमेजिन करें कि सामने से दोनों ट्रेन आ रही है और यहाँ से मधुमक्खी उड़ी। ये मधुमक्खी क्या कर रही है, इस ट्रेन से उड़ी, सामने वाले ट्रेन के इंजन को टच किया उसने, फिर वापस आई, फिर इन दोनों के बीच में तब तक कुछ डिस्टेंस घट गया होगा, फिर इसको टच किया, फिर उस पर गई, फिर इस पे आई, फिर उस पर गई, करते करते वो तब तक करती रही जब तक दोनों ट्रेन आपस में कोलाइड नहीं कर गए। तो अब सवाल ये है कि इस टाइम से लेके कोलिजन के टाइम तक उस मधुमक्खी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो अगर आप इसको अब आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आप इसे अगर आप इसे सॉल्व करना चाहेंगे तो ये बहुत ही कम्बरसम प्रॉब्लम आप इसका इक्वेशन लिख के आएगा। मैं एक बार आपको एडवाइस करूंगा कि आप एक बार जरूर इसको जो नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड है उससे आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें। लेकिन यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी सवाल बहुत डिफिकल्ट हो तो हमेशा एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हो सकता है, पॉसिबल हो, जो कहीं ना कहीं उस इंफॉर्मेशन के जाल में आपसे छिप जा रहा हो। तो यहाँ पे हम एक वैसा ही अप्रोच देखेंगे। अब देखिए, मैंने यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिया कि ये जो मधुमक्खी है वो दोनों इंजन्स के मतलब लाइट्स को टच करते हुए मूव कर रही है जब तक वो टकरा नहीं जाए, और उस टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो इसको सिंपली आप ऐसे समझिए कि उस मधुमक्खी के पास उतना ही समय है जब तक वो दोनों ट्रेन कोलाइड नहीं कर जाएं। उस टाइम के बीच में वो कंटिन्यूसली अप एंड डाउन, बैक एंड फोर्थ किए जा रही है। तो पहले अगर हम ये निकाल लें कि उस मधुमक्खी के पास एक्चुअली टाइम कितना है जिस टाइम में वो एक सर्टेन स्पीड से चली जा रही है, तो हमारा आधा काम हो जाएगा। अब देखिए, ये दोनों चूंकि ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो जैसा हमने इस चैप्टर में देखा है, जो हमारे यहाँ पे रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, जैसा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के प्रॉब्लम में हमने समझा, ये हो जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड। अब इस 80 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उन दोनों ट्रेन को ये 8000 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, S/V 8000/80 और इक्वल टू 100 सेकेंड। मतलब इस टाइम से लेके कोलिजन के टाइम तक अब 100 सेकेंड ही हैं उस मक्खी के पास, और उस 100 सेकेंड में मक्खी यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है। उसका जो बैक एंड फोर्थ का डिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है धीरे धीरे धीरे, लेकिन उसके पास समय इतना ही है। तो जब हमें पता चल गया कि उसके पास समय है 100 सेकेंड, और उस पूरे 100 सेकेंड में वो बैक एंड फोर्थ 80 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, 800 इंटू 1000 मीटर्स, ये मीटर्स है। तो यहाँ चूंकि मैंने ये दोनों का स्पीड सेम रखा है, कुछ सिमेट्रिक वैल्यूज दिए हैं, इसलिए यहाँ पे b का जो डिस्टेंस ट्रैवल आ गया वो उतना ही आ गया जितना इनिशियल डिस्टेंस था। अगर ये b का डिस्टेंस कुछ 60 होता तो ये डिस्टेंस जो b ट्रैवल करती दोनों के कोलाइड करने के पहले कुछ और कम होता। लेकिन यहाँ मेरा बस यही बोलना चाह रहा था कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दिए रहेगा उसको आप बहुत बार मैथमेटिकली जब रिड्यूस भी करेंगे तो आपको बहुत ही वो टीडियस लगेगा देखने में, उसका सॉल्यूशन बहुत हार्ड हो सकता है। तो हमेशा एक अल्टरनेटिव थॉट दें कि क्या जो इन्फॉर्मेशन है उसको किसी तरह से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, क्या कोई और अल्टरनेटिव है सॉल्व करने का। और जब वैसे आप फिल्टर करेंगे पूरे सवाल को तो अल्टीमेटली आप बहुत ही आसान सॉल्यूशंस पे आ सकते हैं। तो बेसिकली पूरे मैथमेटिक्स में कोई भी टॉपिक हो, आपको ये कंसेप्ट जरूर ध्यान में रखना है कि आप अल्टरनेटिव्स के लुकआउट पे रहें, वो चाहे ग्राफिकल हो या अलजेब्रिक हो। और इसी के साथ मैं कंक्लूड करूँगा ये चैप्टर। होप यू एंजॉयड। थैंक यू।